अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जो है वो क्या है? दरअसल ये एवोगैड्रोस नंबर जो होते हैं ये पार्टिकल्स की तादाद है, वो पार्टिकल्स की तादाद जो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में पाई जाती है। यानी एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की तादाद को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं? एटम हो सकता है, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट होते हैं। ठीक है, तो अब सब्सटेंस जो होता है हमारे पास, ये जो सब्सटेंस है वो कैसा हो सकता है? सब्सटेंस जो होता है वो दरअसल इसके अंदर एलिमेंट आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। सब्सटेंस जो होते हैं वो मे बी एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड आयोनिक स्पीशीज, ये हमारे पास सब्सटेंस हो सकते हैं। अब एक मोल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? एक मोल के अंदर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये जो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स है। अच्छा, दरअसल एक बात और ये भी समझने की है यहाँ पे, ये जो हमारे पास जनरल टर्म है सब्सटेंस, इसके लिए हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं पार्टिकल्स की। ओके, अब ये जो पार्टिकल्स की तादाद है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर्स। अब इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na, या फिर हम इसको कहते हैं डिनोटेड बाय Na। ठीक है, तो अब फर्स्ट करते हैं, हमारे पास जो सब्सटेंस है वो है एलिमेंट। ये हमारे पास सब्सटेंस है जो कि कौन सा है? एलिमेंट है। तो एक मोल में जितने एटम्स होंगे, एक मोल एलिमेंट में जितने एटम्स होंगे, इसको हम बोलेंगे कि वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, यानी जब आपका सब्सटेंस एलिमेंट होगा तो पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे? एटम्स होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल ऑफ द एलिमेंट। इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल लेते हैं इसकी। अब फर्स्ट करते हैं, हम 1 मोल ले लेते हैं। ठीक है, हम 1 मोल ले लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 6 किसके इक्वल होता है? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स के। और 1 मोल हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1.008 ग्राम होता है। इसी तरह हम फर्स्ट करते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम का, और वो किसके इक्वल होता है? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। और 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन जो होता है वो भी इतने ही एटम्स होते हैं उसके, और 1 मोल कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम होता है। इसी तरह 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है, उसके अंदर कितने एटम होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं, और इसका जो 1 मोल मैग्नीशियम का मास है वो कितना होता है? 24 ग्राम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपकी बुक में दिया भी हुआ है, वो है कि मैग्नीशियम एटम जो है ना, ये जो मैग्नीशियम एटम है इज ट्वाइस हैवियर देन द एटम ऑफ कार्बन। इसकी रीज़न क्या होगी? तो इसकी रीज़न हम करते हैं। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि मैग्नीशियम जो होता है, मैं लिखने लगी हूँ, ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। ठीक है, तो ये कैसे है? इसका आंसर ये बनता है क्योंकि मैग्नीशियम का जो मास है, हमने मैग्नीशियम का जो मास पढ़ा था, मास ऑफ मैग्नीशियम एटम जो था वो कितना था? 24 ग्राम। एंड मास ऑफ कार्बन एटम का मास हमने कितना पढ़ा था? 12 ग्राम।
तो इनकी अगर हम रेशो निकाल लें 24/12 रेशो, और यहाँ पे लिखते हैं 12/12, यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीशियम और यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2:1 की, ये आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम एटम होता है विद 24 AMU, तो इस ये जो होते हैं वो हैज़ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल डबल, ओके, ये डबल होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम एटम जो होता है वो ट्वाइस हैवियर, ठीक है, इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड के बारे में। अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड हो तो हम किसकी बात करेंगे, फिर कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, यानी 1 मोल वाटर का हमारे पास कितना होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल, और इसका जो एक वाटर के एक मॉलिक्यूल्स का जो मैस होता है वो कितना होता है 18 ग्राम होता है। इसी तरह 1 मोल ऑफ ग्लूकोज भी हमारे पास इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे और इसका जो मैस होता है वो 180 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ सुक्रोज वो भी इतना ही होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के, और एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स का जो मैस होता है वो कितना होता है 342 ग्राम मैस होता है इसका। तो जब भी बात होगी कंपाउंड की तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद 1 मोल में होगी, और वो कितनी होगी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में होगी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में, आपके क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। हमारे पास अगर 18 यानी 18 ग्राम वाटर है और 180 ग्राम जो है वो है ग्लूकोज, और 342 ग्राम जो मैस है वो सुक्रोज का है, तो इन सब मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो सेम है। ये क्यों है? तो इसका आंसर ये दे सकते हैं हम कि नो डाउट कि वाटर जो है वो 18 ग्राम है, ग्लूकोज हमारे पास 180 ग्राम है, तो सुक्रोज जो है वो 342 ग्राम है। इस यानी ये इसके जितने जितने मैसेज होते हैं ये 1 मोल के मैसेज है हमारे पास। ठीक है, जब भी हमारे पास 2 सब्सटेंस के मोल की तादाद बराबर होती है ना, फिर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की जो यानी एवोगैड्रोस नंबर की तादाद भी क्या होगी सेम होगी हमारे पास। ठीक है, तो जब मोल की तादाद सेम हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या होगी सेम होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि 18 ग्राम वाटर और 180 ग्राम ग्लूकोज में मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो सेम होती है। ठीक है, इनमें जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो कितनी होती है सेम होती है वाटर के अंदर और ग्लूकोज के अंदर। तो इसके साथ हम देखते हैं कि अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करना है। नहीं, जहाँ पे ये नहीं आएगा ये लाइन नहीं करनी। अगर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है या आयोनिक स्पीशीज़ है तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ आयोनिक स्पीशीज़, और ये इक्वल होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयन्स के। जैसे हमारे पास एक आयन है, हमारे पास आयन होता है SO4-2, ये आयन है SO4-2 आयन जो है। अब इसका जो 1 मोल है, ठीक है 1 मोल ऑफ दिस यानी आयोनिक स्पीशीज वो कितने की इक्वल होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयन्स के। ये ऐसे लिखते हैं हम। नेक्स्ट फिर हम आयनिक कंपाउंड को देखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें हम मॉलिक्यूल्स और आयंस की तो बात नहीं करते, उनमें हम फार्मूला यूनिट्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है, NaCl जो होता है ना, जैसे ये हमारे पास NaCl का मॉलिक्यूल है,
तो ये इसका एक मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि फॉर्मूला यूनिट हम इसको नाम देते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आयोनिक कंपाउंड जो होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इन टर्म ऑफ देयर masses एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन देम। अगर एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम को फाइंड करना है तो पहले फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास, और ये मल्टीप्लाई करते हैं इसको Na से। यानी देखो पहले हम क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ एटम हमारे पास है, ये जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ना ये इक्वल होते हैं मोल्स के, मोल्स मल्टीप्लाई Na। अब ये जो मोल्स होता है मोल्स किस चीज़ के इक्वल होता है, मोल्स जो होता है वो इक्वल होता है मास ओवर मोलर मास के, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से। ठीक है, यानी मास ऑफ एलिमेंट्स के ओवर एटॉमिक मास या मोलर मास के, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से। Na क्या है हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। इसी तरह अगर कंपाउंड है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड है, तो फिर कंपाउंड में हम मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होती है उसको कैसे फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपाउंड ओवर मोलर मास, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से Na से। फिर इसी तरह हम आयोनिक स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं कि number of ions of an ionic species is equal to mass of the ion over ionic mass multiply Avogadro number Na। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करते हैं, अगर वो एलिमेंट्स के अंदर है, अगर वो कंपाउंड्स के अंदर है, और अगर वो आयंस के अंदर है। तो इस फॉर्मूले के तहत हम इसको मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि आपकी बुक में दी हुई है, वो कुछ यूँ हैं। How many molecules of water are there in 10.0 ग्राम of ice? यानी हमारे पास mass of ice कितना है, mass of ice का जो mass है वो है 10 ग्राम। ice मीन वाटर, यानी कि यहाँ पे हम वाटर लिखते हैं, बल्कि मैं लिख ही देती हूँ। इसी तरह फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट क्या करना है हमने, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड कोवलेंट बॉन्ड इन सैंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। इससे हमारे लिए क्या नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकलेंगे, अच्छा पहले इससे हमारे लिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो नंबर ऑफ़ मोल्स से निकालते हैं हम, वो आसान हो जाता है निकालना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मोलर मास, यानी मोलर मास हमारे पास कितना होगा, मोलर मास ऑफ वाटर। अब वाटर का जो मोलर मास है वो कितना है, हाइड्रोजन के कितने होंगे 2 प्लस ऑक्सीजन के कितने 16, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 18 ग्राम। इसकी तरह नंबर ऑफ मोल्स, अब हमारे पास आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस। तो आइस का मास कितना था 10 ग्राम, 10 को हम डिवाइड कर देते हैं इस 18 से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ये हमारे पास आ जाता है 0.5, ठीक है, 0.5 मोल्स। इसी तरह फिर हम करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना है, अब इससे हमारे पास ना ये मोल्स तो आ गए हैं हमारे पास, ये है, तो इससे मॉलिक्यूल्स निकालना आसान हो जाता है। तो अब हम मॉलिक्यूल्स निकालते हैं ऑफ वाटर, तो ये कितने होते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे पास आया है 0.55, ओके 0.5 को, बल्कि इसको नीचे कर लेते हैं,
0.55 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से। ये जो हमारे पास है ना 10/18, ये तो मोल्स की तादाद आ जाएगी। अगर इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो मोल्स की तादाद आ गई थी ना हमारे पास। अब हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे 0.55 मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो फिर ये हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास आ जाता है 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये हमारे पास आंसर आता है इसका। और यहाँ पे मोल्स हमारे थे इतने। अब ये तो आ गए हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अब साथ ही हमने बताना है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं वो कितने हैं। इसके लिए हमें मॉलिक्यूल्स देखना पड़ेगा कि अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं लिखती हूँ 1 मॉलिक्यूल of water has number of atom। तो कितने एटम रखते हैं? 2। अब जो हमने निकाला 3.31 मल्टीप्लाई पूरा लिखेंगे ना 23, तो मॉलिक्यूल्स कितना रखेंगे? 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये हमारे पास एटम्स आ जाते हैं। पहले हमने वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम यानी हाइड्रोजन के एटम की तादाद देखी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल आती है। अब हमने क्या करना है? ऑक्सीजन एटम की तादाद को देखना है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ नंबर ऑफ़ एटम्स, या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम वो कितनी है? 1 है। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एटम की जो ऑक्सीजन एटम की जो तादाद है वो कितनी है? 1 है। तो 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23 हैज़ ऑक्सीजन एटम कितनी होगी? हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम से, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। ठीक है। तो यहाँ पे अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में हमने हाइड्रोजन के एटम भी मालूम किए, हमने ऑक्सीजन के एटम भी मालूम किए। अब टोटल नंबर ऑफ़ एटम को मालूम करें तो क्या करना है? टोटल नंबर इज इक्वल टू एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटम ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों के एटम्स को लिख देते हैं 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻23 को प्लस कर देते हैं 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23 से। तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स निकलेंगे जो कि है 9.93
मल्टीप्लाई 10⁻23। ओके इसके बाद अगर एक मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, यानी हमारे पास वाटर का जो एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था ना वाटर का, तो इसके अंदर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। अब हमने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड निकालने हैं, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड की तादाद जो होती है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़, ठीक है, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ 2। 3.31 देखते हैं, 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज़ कोवलेंट बॉन्ड, यही सारा लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो हमारे पास आंसर आता है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻23 बॉन्ड्स। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास 2 है, और जब हम 3.31 में देखते हैं तो हमारे पास 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻23 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये हमारा जो आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 8 थी, ये वाली, ये अब कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक था और यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो।